नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के खिलाफ आखिरी अपील खारिज हो गई है। इसी के साथ नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। नीरव मोदी पंजाब के नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता का खुलासा होने पर 2018 में भारत से भाग गया था। वहीं आरोपी ने तर्क दिया कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो आत्महत्या का जोखिम है। हालांकि यूके के सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी की अपील खारिज हो गई है। आपको बता दें कि नीरव मोदी इस समय लंदन की वेंडसवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। इस अपील के खारिज होने के साथ ही अब आरोपी के पास प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगे जाने का सीधा सबूत ना होने या फिर शिकायतकर्ता की मौत हो जाने के बावजूद भी भ्रष्टाचार के निरोधक कानून के तहत दोष साबित हो सकता है। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए दूसरे सबूत भी मुकदमे को साबित कर सकते हैं। फैसले के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है जो कि व्यवस्था के सभी अंगों पर बुरा असर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों से कहा कि वे भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी के प्रति उदारता ना बरतें। सिर्फ तकनीकी कमियों के आधार पर ही उन्हें बरी कर देना सही है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले और जांच अधिकारी दोनों ईमानदारी से प्रयास कर मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इससे सरकारी कामकाज से भ्रष्टाचार का प्रदूषण दूर होगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अदालत में लंबित मामलों को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। कानून मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के पास सीमित अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के सुझाव के आधार पर ही हो सकती है। सरकार ने कॉलेजियम से कहा था कि वो ऐसे नाम भेजे जो कि समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता। इस वजह से ये अधिकार पूरी तरीके से हमारे साथ भी नहीं है। दरअसल किरण रिजिजू ने पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लगता है कि सरकार की ओर से उसकी सिफारिशों में फैसला नहीं लिया जा रहा तो वो जजों की नियुक्ति पर नोटिफिकेशन जारी कर दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्री के इस बयान का अदालत में सुनवाई के दौरान जिक्र होने पर इसे खारिज कर दिया गया। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी फारूक को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। फारूक पर साबरमती एक्सप्रेस के जलते डिब्बे से लोगों को बाहर आने से रोकने के लिए पथराव करने का दोष करार दिया गया था। कोर्ट ने 17 साल से जेल में बंद होने को आधार बनाते हुए जमानत दी है। मामले के सभी दोषियों की अपील 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बाकी दोषियों की जमानत और मुख्य अपील पर बाद में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर गौर किया कि उसे अब तक की जेल में बिताई अवधि को देखते हुए जमानत दी गई है। तवांग में चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की हाथापाई का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सड़क से सदन तक सरकार को घेर रही हैं। तवांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ हमला
या चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता? क्या इसकी अनुमति आपको नहीं है? खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? राज्यसभा में आज भी तवांग मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सरकार से सवालों के जवाब मांगे। विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया, लेकिन सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही विपक्ष तवांग को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन वहां शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आता रहता है। 14 दिसंबर को सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। शराबबंदी के बावजूद इस तरह शराब से हो रही मौतों ने सर्दी में बिहार का सियासी पारा गरमा दिया है। वहीं सड़कों से लेकर सदन तक सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को शराब के मुद्दे पर हमला जमकर बोल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा तो वो मरेगा ही। इस मामले में सरकार एक्शन लेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखता नहीं लेकिन बिकता हर जगह पर है। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। पूर्व विधायक को ये सजा गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया। हालांकि फैसले के वक्त कोर्ट में मुख्तार अंसारी मौजूद नहीं रहे। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने और सुरक्षा कारणों की वजह से गाजीपुर कोर्ट नहीं भेजा गया। लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए तवांग में हुए चीनी सेना से झड़प को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सरकार तवांग का सच देश से छुपा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 9 तारीख का क्लैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की ज़मीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। वैसे तो सरदार पटेल को कई वजहों से याद किया जाता है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है आज़ाद भारत को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के लिए पटेल की चिरस्थायी योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं, खासकर हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में। वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखा था। वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण के में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में,
यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तेजाब बेचने के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा है। एक 17 साल की लड़की के साथ दिल्ली में एसिड अटैक करा गया। उसके ऊपर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। ये बताया जा रहा है कि ये एसिड उन अपराधियों ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। जब हमने चेक करा तो हमने पाया कि अमेजोन पे भी एसिड खुलेआम बिक रहा है। तो ये जितनी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं वहां एसिड अवेलेबल है। मतलब एक बटन दबाइए और एसिड की घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चल क्या रहा है इस देश में? हमने नोटिस इशू करा है फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को कि वो हमें एक्सप्लेन करें कि एसिड उनकी साइट पे किन किन सेलर्स ने बेचा और किन किन ने खरीदा और क्या एक्शन होना चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन के खिलाफ कि वो इतना इलीगल काम इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस देश में रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से। अटल टनल को लेकर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस सबके बीच दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व पीएम के नाम पर ही टनल का नाम रहेगा, लेकिन टनल पर सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका भी लगाई जाएगी। क्या टेक आपका है? आपने 2 तारीख का घोषणा भी कर दिया है कि वहाँ पट्टिका लगेगी या बदली जाएगी, क्या स्पष्टीकरण है? नहीं, ना तो किसी की पट्टिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम नामांकन किया। उस नाम को हम बदलने वाले नहीं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे, हम उनकी भी गरिमा रखते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन लोगों की भी गरिमा रखनी चाहिए थी जिन्होंने इस टनल का शिलान्यास किया था। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, A.K. एंटोनी जी रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पर सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी की थी, उनका नाम भी है उसमें। और जब उसको 4000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए, जब उसका उद्घाटन किया गया, बननी तो 3-4 साल में थी, एकदम तो शिलान्यास के समय तो बनती नहीं है। शिलान्यास का मतलब है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। उद्घाटन के समय ना हमारी सरकार दिल्ली में थी ना राज्य में थी, उनके नाम की पट्टिका उतार कर कहीं छुपा दी गई, तो अच्छा नहीं है ना ये। जब हम नाम नहीं बदल रहे तो हमने ये कहा कि जो भी है हम सब प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो शिलान्यास की पट्टिका है उसको हम दोबारा स्थापित करेंगे। और उस स्थिति में मैं सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में सीबीआई ने सोनाली फोगाट के मैनेजर सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को कत्ल का आरोपी बनाया, लेकिन सोनाली के कत्ल का मकसद क्या था ये सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में नहीं बताया गया। सीबीआई का कहना है कि जांच फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैठक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। इस पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देश अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।